दोस्तों नमस्कार। वेलकम टू साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में मैं अमित सिंह आज आपके लिए प्रयोगात्मक विधि को लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं प्रयोगात्मक विधि के बारे में बताऊँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा भेजा जाने वाला वीडियो तुरंत आपको प्राप्त हो। दोस्तों आइए चलते हैं प्रयोगात्मक विधि की तरफ। प्रयोगात्मक विधि जिसे अंग्रेज़ी में एक्सपेरिमेंटल मेथड के नाम से जाना जाता है, ज्ञान की किसी शाखा को विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने में प्रायोगिक पद्धति की अहम भूमिका होती है। इसे वैज्ञानिक विधि कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्व नियोजित योजना के आधार पर कारण या स्वतंत्र चर को नियंत्रित दशा में प्राणी पर प्रहस्तित करके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण किया जाता है। दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि मनोविज्ञान के अंतर्गत उपयोग में लाई जाने वाली समस्त विधियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि चाहे मनोविज्ञान हो या कोई भी विषय जो विज्ञान की श्रेणी में आता है, अगर उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं होते हैं, उसकी अपनी खुद की प्रयोगशाला नहीं होती है, उसके अपनी खुद की प्रयोगशाला की सामग्रियाँ नहीं होती हैं, तो वह विषय वैज्ञानिक विषय की श्रेणी में नहीं आता है। और मनोविज्ञान को भी विज्ञान की श्रेणी में लाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रयोगात्मक विधि का ही है। इसलिए मनोविज्ञान में पाई जाने वाली समस्त विधियों में प्रयोगात्मक विधि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। प्रयोगात्मक विधि को स्पष्ट करते हुए रैथस महोदय ने 1984 में कहा था, प्रयोग वैज्ञानिक जांच की एक विधि है जिसमें स्वतंत्र चर को प्रयुक्त करके आश्रित चर पर उसके प्रभाव को परीक्षण करके कारण तथा प्रभाव संबंध की खोज की जाती है। प्रयोग के विषय में आगे गैरट महोदय ने कहा, नियंत्रित दशाओं में परीक्षण ही प्रयोग है। आगे फेस्टिंजर एवं काट्स महोदय प्रयोग को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि नियंत्रित दशा में किसी स्वतंत्र चर का प्रहसन करके आश्रित चर पर पड़ने वाले उसके प्रभाव का परीक्षण करना प्रयोग होता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य उक्त बातों को अगर ध्यान में रखा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि स्वतंत्र चर का प्रहसन जब आश्रित चर पर एक नियंत्रित वातावरण में किया जाता है तो इसी को हम प्रयोगात्मक विधि के नाम से जानते हैं। प्रयोगात्मक विधि एक ऐसी विधि है जिसको हम नियंत्रित वातावरण में ही संपादित कर सकते हैं। अनियंत्रित वातावरण अथवा प्राकृतिक वातावरण में इसका संपादन संभव नहीं होता है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि प्रयोग का उद्देश्य नियंत्रित अवस्था में प्राणी पर किसी कारक या परिवर्त का प्रशासन, जिसे हम प्रहसन कहते हैं, प्रशासन को ही प्रशासन कहते हैं, करके उसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन का परीक्षण या मापन करना होता है। ऐसा करके ही व्यक्ति व्यवहार तथा व्यवहार को उत्पन्न करने वाले कारण के बीच प्रकार्यात्मक संबंध स्थापित कर सकते हैं। उपर्युक्त बातों में हमने देखा कि प्रयोगात्मक विधि में चरों की बात की गई। तो आगे हम बढ़े, इसके पहले यह जान लेना आवश्यक होता है कि चर क्या होते हैं। चर प्रमुखतया 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले को हम स्वतंत्र या नियंत्रित चर कहते हैं, दूसरे को आश्रित चर कहते हैं, तीसरे को संगत या नियंत्रण चर कहते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि नियंत्रित चर और नियंत्रण चर, इन दोनों बातों में अंतर है। स्वतंत्र चर को नियंत्रित चर कहा जाता है और संगत चर को नियंत्रण चर कहा जाता है। इन तीनों के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र चर, आश्रित चर तथा संगत चर या नियंत्रण चर। स्वतंत्र चर वैसे चर को कहा जाता है जिसमें प्रयोगकर्ता जोड़ तोड़ करता है तथा जिसके प्रभाव को दूसरे चर पर अध्ययन भी किया जाता है। इसे नियंत्रित चर भी कहा जाता है, परंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानियों द्वारा स्वतंत्र चर के लिए नियंत्रित चर का उपयोग नहीं किया जाता है। आश्रित चर वैसे चर को कहा जाता है जिसके बारे में प्रयोगकर्ता प्रयोग करके पूर्व कथन करना चाहता है। इसे आश्रित चर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होने वाला परिवर्तन स्वतंत्र चर में किए गए जोड़ तोड़ पर निर्भर करता है। प्रायः
मनोविज्ञान के प्रयोग में कुछ ऐसे भी चर होते हैं जिनके प्रभाव को प्रयोगकर्ता नियंत्रित करके रखता है, क्योंकि वह आश्रित चर पर उन चरों के प्रभाव का अध्ययन नहीं करना चाहता है। इस तरह के चर को संगत चर या नियंत्रण चर कहा जाता है। छात्र यहाँ पुनः ध्यान देंगे कि नियंत्रण चर तथा नियंत्रित चर दोनों में अंतर होता है। चरों को जानने के पश्चात आगे हम जानते हैं कि प्रयोगात्मक विधि कितने प्रकारों द्वारा संपन्न किया जाता है, या मतलब प्रयोग को हम किन किन रूपों में संपन्न कर सकते हैं। तो इसके दो रूप हैं, पहला गुणात्मक, दूसरा मात्रात्मक होता है। पहला रूप है गुणात्मक और दूसरा रूप होता है मात्रात्मक। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को प्रायः गुणात्मक एवं मात्रात्मक वर्गों में विभक्त किया जाता है। यदि निष्कर्ष, ध्यान से सुनिएगा, यदि निष्कर्ष क्या, कैसे या कैसा, निष्कर्ष क्या, कैसा के रूप में मिलते हैं तो उसे गुणात्मक चर कहा जाता है। दूसरा है मात्रात्मक, जब निष्कर्ष मात्रा में मिलते हैं, जब निष्कर्ष मात्रा में मिलते हैं तो इसको हम मात्रात्मक प्रकार के नाम से जानते हैं। ये दोनों प्रयोग के प्रकार हैं। आगे चलते हैं प्रयोग विधि के सोपान। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कोई भी विधि होती है, कोई भी कार्य होता है या परीक्षण होता है तो कुछ सोपानों पे निर्भर करता है, उसी के आधार पर वह अपने कार्य को संपादित करता है। तो इसी तरह प्रयोग विधि के भी अपने कुछ सोपान होते हैं, जिसमें पहला सोपान है शीर्षक। प्रत्येक प्रयोग का एक नाम या शीर्षक होता है, उसे अंकित करना चाहिए, जैसे अधिगम वक्र या फिर परिणाम की जानकारी का प्रभाव या उद्दीपक देहली इत्यादि। कहने का मतलब कि जब हम कोई प्रयोग कार्य प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले हम उस प्रयोग को एक नाम देंगे कि इसी को हम आगे करने वाले हैं। दूसरा जो सोपान होता है वह होता है भूमिका। इसके अंतर्गत किए जाने वाले प्रयोग के बारे में वर्णन किया जाता है, प्रयुक्त संप्रतियों परिवर्तियों को स्पष्ट किया जाता है तथा अतीत में हुए ऐसे प्रयोगों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए वर्तमान प्रयोग करने का औचित्य भी स्पष्ट किया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य, भूमिका में हम जिस शीर्षक को लेकर प्रयोग करने वाले हैं उस शीर्षक के बारे में पहले से ही सामान्य जानकारी देते हैं। तीसरा जो सोपान है वह है समस्या। प्रत्येक प्रयोग की किसी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। समस्या का आशय व्यवहार संबंधी ऐसे प्रश्न से है जिसका उत्तर या जिसकी व्याख्या तत्काल देना संभव नहीं है। समस्या का समाधान खोजा जाता है, चाहे प्रयोग हो चाहे परीक्षण हो, ये दोनों कार्य समस्या पर ही निर्भर होते हैं। अगर हमारे पास समस्या नहीं होगी तो हम प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो इसलिए शीर्षक निर्धारित होता है, भूमिका बताई जाती है और उसके पश्चात हम समस्या बताते हैं कि हम किस समस्या पे अपना प्रयोग कर रहे हैं। उसके आगे है परिकल्पना। प्रयोग का उद्देश्य परिकल्पना की जांच करना होता है। इसका आशय किसी समस्या के लिए प्रस्तावित अस्थायी समाधान से है, जैसे परिणाम की जानकारी का अधिगम पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। यह परिकल्पना का एक उदाहरण है। आगे है विधि। विधि मतलब कि इस प्रयोग कार्य को हम कैसे संपादित करेंगे। तो विधि के अंतर्गत हमें एक प्रयोज्य की आवश्यकता होती है, सामग्री की आवश्यकता होती है, प्रयोग अभिकल्प की आवश्यकता होती है और इसकी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। प्रयोज्य का मतलब होता है कि जिन प्राणियों पर प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रयोज्य कहते हैं। कहने का मतलब प्रयोग हम जिस व्यक्ति के ऊपर करेंगे उसी को हम प्रयोज्य कहते हैं। सामग्री, प्रयोग के कार्य को संपन्न करने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है उसको विधि के अंतर्गत बताया जाता है। प्रयोग अभिकल्प, इसके अंतर्गत स्वतंत्र, आश्रित एवं अन्य परिवर्तियों का भी उल्लेख करते हैं। अध्ययनकर्ता को यह भी तय करना पड़ता है कि वह किस अभिकल्प के आधार पर प्रयोग करेगा। आगे है परिणाम। परिणाम प्रयोग करने पर जो सांख्यिकीय प्रदत्त प्राप्त होते हैं उनका सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है। जैसे मध्यमान की गणना की जाती है, मानक विचलन की गणना की जाती है या प्रामाणिक विचलन की गणना की जाती है, माध्यिका की गणना की जाती है। मतलब कि उसका हम सांख्यिकीय विश्लेषण करने के पश्चात उसको एक मात्रात्मक स्वरूप प्रदान करते हैं।
उसके बाद आता है अगला सोपान है विवेचन। प्रयोग में प्राप्त परिणामों का विधिवत विवेचन किया जाता है ताकि उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध स्थापित किया जा सके। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, चर को समझने का एक और एग्जाम्पल। उद्दीपक जो होता है वह स्वतंत्र चर होता है, अनुक्रिया जो होती है वह आश्रित चर होती है। कोई भी आश्रित चर स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, अर्थात कोई भी अनुक्रिया उद्दीपक पर निर्भर करती है। जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक अनुक्रिया का संपादन नहीं होगा। आगे है निष्कर्ष। निष्कर्ष अंत में प्रयोग में प्राप्त परिणामों का संक्षेप में उल्लेख करते हैं। इससे प्रयोग के परिणामों को कम से कम समय में किया जाना या उसके बारे में जानकारी बताई जाती है या जानकारी दी जाती है। ये था प्रयोग विधि के सोपान। अब आइए जानते हैं प्रयोग विधि के गुण कौन कौन से होते हैं। तो प्रयोग विधि का जो पहला गुण होता है वह होता है वैज्ञानिक विधि। कहने का मतलब कि प्रयोग एक वैज्ञानिक विधि है। इसको मैंने पूर्व में ही बता दिया कि इसमें अपनी प्रयोगशाला है, अपनी सामग्री है, अपनी विषय वस्तु है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं इसमें नियंत्रित वातावरण में की जाती हैं, इसलिए इसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। दूसरा है परिस्थिति नियंत्रण से परिणाम विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब कि इस कार्य को हम लैब में करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं और परिस्थिति पूरी तरह से प्रयोगकर्ता के नियंत्रण में होती है, जिसके कारण परिणाम विश्वसनीय प्राप्त होते हैं। इसके द्वारा कारण तथा प्रभाव के बीच नियमपूर्ण संबंध भी स्थापित कर सकते हैं। परिणामों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। प्रयोग की एक विशेषता यह होती है कि प्रयोग में जो परिणाम दिए जाते हैं वह किसी दूसरी परिस्थिति में, दूसरे वातावरण में अगर उसी रूप में किया जाए तो परिणाम वही प्राप्त होते हैं, अर्थात परिणामों की पुष्टि हो जाती है। उसके बाद जो आगे है परिकल्पना की सत्यता असत्यता की जांच का अवसर। कहने का मतलब कि प्रयोगात्मक विधि में जो हम एक उपकल्पना या परिकल्पना लेकर कार्य करते हैं उसकी जांच करने का भी अवसर इसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें प्रयोगकर्ता सक्रिय रहता है, प्रयोगकर्ता को निष्क्रिय रहने का अवसर नहीं मिल पाता क्योंकि वह प्रयोगशाला में बैठा होता है, उसके सामने प्रयोज्य होता है, इसलिए वहाँ निष्क्रियता नहीं आती, जिसके कारण परिणाम प्रभावित नहीं होते हैं। इसमें शुद्ध तथा सूक्ष्म परिणाम मिलते हैं। अब आइए जानते हैं प्रयोग विधि के दोष क्या क्या होते हैं। तो प्रयोग विधि का जो पहला दोष होता है वह है अध्ययन परिस्थिति प्राकृतिक नहीं रह जाती है। अध्ययन परिस्थिति प्राकृतिक नहीं रह जाती है। कहने का मतलब कि जो प्रयोगकर्ता है वह अपना जो प्रयोग का कार्य होता है उसको प्रयोगशाला में करता है, जहाँ पे पूर्णतया उसका नियंत्रण होता है, तो वहाँ पे जो वातावरण है वह प्राकृतिक न रह के एक कृत्रिम वातावरण हो जाता है। सभी व्यवहारों का प्रायोगिक अध्ययन नहीं हो सकता है। दोस्तों, सभी व्यवहारों का प्रायोगिक अध्ययन संभव नहीं होता है। कुछ ही ऐसे व्यवहार होते हैं जिनको हम प्रयोग के द्वारा कर सकते हैं, सभी व्यवहारों को प्रयोग के द्वारा नहीं कर सकते। तीसरा है प्रशिक्षित प्रयोगकर्ता का होना आवश्यक है। दोस्तों, प्रयोग विधि को संपादित करने के लिए प्रयोगकर्ता का पूर्णतया प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। अगर वह प्रशिक्षित नहीं होगा तो वह प्रयोग कार्य को पूर्णतया सही ढंग से संपादित नहीं कर पाएगा। अगला है उद्देश्य ज्ञात हो जाए तो प्रयोज्य सतर्क व्यवहार करता है। प्रयोग विधि का एक दोष यह भी है कि अगर उसे पता चल जाता है कि प्रयोगकर्ता किस कार्य पे प्रयोग करने वाला है तो प्रयोगकर्ता को भ्रमित करने वाले या अस्पष्ट उत्तर भी दे देता है, जिसके कारण परिणाम प्रभावित होते हैं। ये था दोस्तों प्रयोग विधि। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं आगे आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं। पुनः आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।